एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एलपी सीबीटी 2 के लिए जो मैकेनिकल ट्रेड से हैं वैसे बच्चे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं तो रेलवे का ट्रेंड होता है कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म बुक के माध्यम से हो जाएगा रुक्मिणी प्रकाशन का। तो आइए देखते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देखेंगे, विथ ऑप्शन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर चुका है, आज हो जाएगा प्रीवियस ईयर का सेकंड पेपर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जब क्लियरेंस की मात्रा कम हो तो किस प्रकार के फिट का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो क्लियरेंस फिट, संक्रमण फिट, हस्तक्षेप फिट, रनिंग फिट। इसका आंसर जो दिया गया है आपका संक्रमण फिट दिया गया है। तो आइए देखते हैं संक्रमण फिट क्या है, क्लियरेंस फिट क्या है। तो ट्रांजिशन फिट का उपयोग तब किया जाता है जब हस्तक्षेप की एक छोटी राशि अनुमति होती है। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो फिटिंग आती है उसके ट्रांजिशन फिट कहते हैं। इसमें जो होता है पुश फिट की जाती है। पुश फिट की फिटिंग में दोनों पार्टों को हाथ से हल्का से फिट किया जाता है या खोला जाता है। प्रत्येक मशीन या औजार में अनेक पार्ट होते हैं। इनमें इस पार्ट को अलग अलग बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें जोड़ करके मशीन या औजार के रूप में फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ढलवा लोहा की मशीनिंग के लिए किस प्रकार के शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, किसी भी प्रकार के शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है। घुलनशील तेल की आवश्यकता होती है, संश्लेषित द्रव की आवश्यकता होती है। शीतलक के रूप में स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ढलवा लोहा की मशीनिंग के लिए बोला गया है कि किस प्रकार के शीतलक का उपयोग करते हैं। तो किसी भी प्रकार के शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है। खनिज तेलों में किसी भी गुण को बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे हम एडिटिव कहते हैं। यह पदार्थ तेल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है लेकिन पानी में घुलनशील नहीं होता है। ये पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन और निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण रोधी होते हैं, विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए क्षय रोधी पदार्थ होते हैं, जंग रोधी होते हैं, जमाव बिंदु घटाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, गियर ट्रेन में उपयोग किए जाने वाले अलाइडर गियर का क्या कार्य होता है। तो संचालक और संचालित शाफ्ट के बीच अधिकतम केंद्रांतर प्राप्त करना, संचालक और संचालित शाफ्ट के बीच न्यूनतम केंद्रांतर प्राप्त करना, घूर्णन की आवश्यक दिशा प्राप्त करना, पुली और बेल्ट के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गियर ट्रेन में उपयोग किए जाने में अलाइडर बोला गया है। अलाइडर गियर का कार्य क्या है। तो देखिए, अलाइडर गियर का कार्य जो होता है घूर्णन को आवश्यक दिशा प्रदान करने के लिए हम अलाइडर गियर का कार्य करते हैं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा कि घूर्णन को आवश्यक दिशा प्रदान करने के लिए हम अलाइडर गियर का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी सॉकेट स्क्रू के हेड को समायोजित करने के लिए पहले से बनी हुई छेद से सिर को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी भी सॉकेट स्क्रू के हेड को समायोजित करने के लिए पहले से बनी हुई छिद्र से सिरे को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बोरिंग कहते हैं, स्पॉट फेसिंग कहते हैं, पेचिंग कहते हैं, काउंटर सिकिंग कहेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्पॉट फेसिंग बोलते हैं। और स्पॉट फेसिंग क्या होता है, स्पॉट फेसिंग जो होता है पहले से बने छिद्र के सिरे को बड़ा करने की प्रक्रिया को हम स्पॉट फेसिंग कहते हैं। और स्पॉट फेस एक मशीनीकृत विशेषता है जिसमें ड्रिल किए गए छेद को चारों ओर की सतह से धातु हटाकर के छेद को बड़ा व सपाट किया जाता है। स्पॉट फेसिंग काउंटर बोरिंग के समान होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिक्चर का एक सा उपकरण है जो जॉब को घुमाता है एवं कटर को निर्देश देता है, जॉब को रखता है, जॉब का प्रतिपादन करता है। तो देखिए, जॉब को घुमाने का काम फिक्चर का काम नहीं है, जॉब को घुमाने का काम नहीं है। तो फिक्चर का काम जो होता है जॉब को स्टैटिक्स पार्ट पर रखने का काम करता है। जब मशीनिंग काम करती है तो उस कंडीशन में जो होता है फिक्चर के ऊपर रखने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वस्तु मतलब कि जॉब के सतह को समतलता की जांच करता है। तो देखिए समतलता की जांच किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा आप समतलता की जांच नहीं कर सकते हैं, माइक्रोमीटर के द्वारा भी नहीं करेंगे, रेडियस गेज के द्वारा भी नहीं करेंगे। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम समतलता की जांच करते हैं, समानांतरता की जांच करते हैं, टेपर छड़ की जांच करते हैं, ओवल लेस और या सीधापन चेक करने के लिए हम जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर का काम करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है रैक एंड पिनियन पे काम करता है। इसके अतिरिक्त लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में सेट करने के लिए हम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्नेहक का फ्लैश बिंदु होता है। तो देखिए स्नेहक का फ्लैश बिंदु कितना होता है, तो 650 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। नेक्स्ट हो जाएगा कि 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, डी ऑप्शन हो जाएगा कि 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो स्नेहक का फ्लैश बिंदु जो होता है आपका, स्नेहक का फ्लैश बिंदु कि 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लेथ या खराद मशीन में ड्राइविंग शेफ्ट के रूप में काम करता है। तो देखिए ड्राइविंग शेफ्ट के रूप में कौन सा काम करता है, तो कैम शेफ्ट हो जाएगा, लीड स्क्रू हो जाएगा, धुरे पर शेफ्ट या स्पिंडल शेफ्ट, काउंटर शेफ्ट। तो देखिए क्या बोला गया कि लेथ मशीन में जो है ड्राइविंग शेफ्ट के रूप में हम किसका काम करते हैं, तो ड्राइविंग शेफ्ट के रूप में हम किसका काम करेंगे, तो काउंटर शेफ्ट का जो है ड्राइविंग शेफ्ट के रूप में हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायवीय प्रणाली में संकेतकों के ओवरलैपिंग को खाली स्थान का उपयोग कर टाला जा सकता है। वायवीय प्रणाली में संकेतों के ओवरलैपिंग को खाली स्थान का उपयोग कर टाला जा सकता है। तो लीवर बल्ब हो जाएगा, रोलर हो जाएगा, रोलर लीवर बल्ब हो जाएगा, निष्क्रिय रोलर हो जाएगा। तो नाइन्थ का आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो नाइन्थ का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, रोलर लीवर बल्ब हो जाएगा। वायवीय प्रणाली को अतिव्यापी संकेतों के बचाव हेतु रोलर लीवर बल्ब का उपयोग करते हैं। वायवीय रोलर लीवर बल्ब का उपयोग मशीनिंग स्वचालित प्रणाली के भीतर यांत्रिक रूप से भागों को इन भागों की स्थिति को समझाने के लिए किया जाता है। एक चलती हिस्सा रोलर के ऊपर से गुजरता है और बल्ब को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बड़े पैमाने के ऊर्जा उत्पादन के दौरान किसी भी पुर्जे को पकड़ने तथा निर्देश करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है बड़े पैमाने पे उत्पादन करने के दौरान किसी पुर्जे को पकड़ने तथा निर्देश करने के लिए यूज किया जाता है। तो हाउसिंग टूल हो जाएगा, जुगनार जिसको फिक्चर इंग्लिश में बोलते हैं, परमापी गेज हो जाएगा, उसके बाद आपका जो हो जाएगा जिग हो जाएगा। तो हम किसी भी प्रकार करेंगे तो जबड़ा का यूज करते हैं किसी भी वस्तु को पकड़ने या निर्देश देने के लिए, इसका इंग्लिश नेम जो होता है आपका जिग होता है। आगे देखते हैं कि बड़े पैमाने के मरम्मत कार्य किस प्रकार के रख रखाव के अंतर्गत आता है। तो नियमित रख रखाव आता है, अनुसूचित रख रखाव आता है, आकस्मिक रख रखाव है, निवारक रख रखाव है। तो बड़े पैमाने के मरम्मत कार्य किस प्रकार के रख रखाव के अंतर्गत आता है, तो बड़े पैमाने के जो होता है आपका आकस्मिक रख रखाव आता है। आकस्मिक रख रखाव हम कहते किसको हैं, तो आकस्मिक अनुरक्षण का मतलब होता है कि उपकरण के खराब होने पर प्रतिक्रिया देना। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही उपकरण खराब हो रहा है तब प्रतिक्रिया दी जाती है और उपकरण को काम करने की स्थिति में वापस लाने के लिए, समस्या को ठीक करने के लिए कार्य करना होता है। उपकरण के खराब होने का कारण दुर्घटना है। इसके दो प्रकार होते हैं, साधारण मरम्मत, अधिक जटिल मरम्मत। आंतरिक या बाहरी अनुरक्षण और मरम्मत टीम की द्वारा की जाती है। यदि उपकरण की मरम्मत वहाँ की जाती है जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है तो यह महत्वपूर्ण है कि टीम को सुरक्षित रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षण किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा कि किसी सतह के समतलता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सतह के पूछा गया है, समतलता के परीक्षण के लिए तो हम इस्पात स्केल का यूज नहीं करेंगे, वर्नियर कैलिपर का भी यूज नहीं करेंगे, माइक्रोमीटर का भी नहीं यूज करेंगे, तो ऑक्टोकॉलीमीटर का यूज किया जाता है समतलता के परीक्षण के लिए। ऑक्टोकॉलीमीटर होता क्या है, तो ऑक्टोकॉलीमीटर एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग बहुत से अधिक संवेदनशीलता के साथ छोटे कणों को मापने के लिए किया जाता है। ऑक्टोकॉलीमीटर में
परिशुद्धता सिरखन कोणीय गति का पता लगाने, कोणों के मापक और को सत्यापन और लंबे समय तक कोणीय निगरानी सहित अनुप्रयोगों को एक विस्तृत विविधता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है कि गैस मेटल एक आर्क वेल्डिंग का अर्थ है। तो किसका अर्थ है? तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का अर्थ है। तो देखिए इलेक्ट्रोड वेल्डिंग नहीं हो जाएगा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मिग वेल्डिंग हो जाएगा कि मेटल इनर्ट गैस हो जाएगा। इसका आंसर जो होता है MIG का फुल नेम होता है आपका, MIG वेल्डिंग का अर्थ होता है कि मेटेलिक इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग बोला जाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मशीन की आकस्मिकता का रखरखाव खाली स्थान कहा जाता है। तो अवधिक रखरखाव, निवारक रखरखाव और निर्धारित रखरखाव, नियमित रखरखाव। तो 14 के जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रक्रिया द्वारा शीट धातु को लंबाई से सीधा काटा जाता है। तो देखिए लंबाई से सीधा काटना किसके द्वारा होते हैं? तो नॉचिंग के द्वारा हम नहीं काटेंगे, एसबॉसिंग द्वारा नहीं हो जाएगा, छिद्रन के द्वारा तो छिद किया जाता है, तो कर्तन के द्वारा जो होता है हम शीट मेटल को काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका कि जब मूल बीमा के एक तरफ सहिष्णुता किसको बोलते हैं? तो टॉलरेंस की दी गई होती है, तो इसे खाली स्थान कहा जाता है। तो अलाउंस प्रणाली बोला जाता है, गलत हो जाएगा। सहिष्णुता प्रणाली टॉलरेंस सिस्टम बोलेगा, बाइलेटरल टॉलरेंस बोलेगा, यूनिलेटरल टॉलरेंस बोलेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस बोला जाता है। यूनिलेटरल टॉलरेंस आखिर होता क्या है? तो इसको देखते हैं। तो किसी भी पार्ट्स के हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच के अंतर होता है, उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। इस पद्धति में बेसिक साइज के केवल एक ही तरफ के टॉलरेंस ली जाती है, इसलिए हम क्या बोला गया है? एक ही तरफ के टॉलरेंस बोला गया है। तो एक ही तरफ के टॉलरेंस को हम क्या बोलते हैं? तो एक पक्षीय सहिष्णुता यूनिलेटरल टॉलरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है कि किसी बर्नियल कैलिपर में 1 MSD क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन बोला जाता है। इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का अंतर कितना होता है? तो ये दोनों के बीच का जो अंतर लिया जाता है, तो ये दोनों के बीच का अंतर जो होता है 0.02 mm होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के गियर के दांत शेफ्ट अक्ष के समानांतर काटे जाते हैं? तो बेबेल गियर, स्पर गियर, रैक एवं पिनियन गियर, हेलिकल गियर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कि स्पर गियर का जो होता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के गियर के जो है दांतों के शेफ्ट के समानांतर काटे जाते हैं? तो स्पर गियर जो होता है आपका शेफ्ट के समानांतर काटा जाता है। इस गियर का उपयोग जो होता है गति को समानांतर शेफ्टों तथा स्थानांतरित करने के लिए की जाती है। आमतौर पर मशीनों में गियर बॉक्स में इसी प्रकार के गियर ट्रेन फिट किए जाते हैं। गियर अधिकतम कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, ब्रॉन्ज आदि के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर का कार्यकारी दाब खाली स्थान निर्भर करता है। तो हेड की मोटाई पे, सिलेंडर के बोर व्यास पे, ग्लैंड के व्यास पर, पिस्टन रॉड की लंबाई पे। तो देखिए कभी भी अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो है कार्यकारी दाब जो होता है आपका सिलेंडर के बोर के व्यास पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। हाइड्रोलिक सिलेंडर एक पंप इकाई द्वारा आपूर्ति तेल दबाव द्वारा संचालित होता है। सिलेंडर का विकल्प भार को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल और आवश्यक गति को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि भार के अंतर्गत समय पर निर्भर पूर्ण प्राप्ति योग विरूपण को खाली स्थान विरूपण बोला जाता है। क्वेश्चन को देखिएगा कि भार के अंतर्गत समय के निर्भर पूर्ण प्राप्ति योग विरूपण को विरूपण कहा जाता है। तो लोचदार हो जाएगा, रेंगना हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, एनालिस्टिक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एनालिस्टिक हो जाएगा। एनालिस्टिक आखिर होता क्या है? तो एनालिस्टिक होता है कि पुनः प्राप्ति योग, लेकिन यह आधारित विरूपण को विषम परिस्थापित विरूपण कहा जाता है। सभी सामग्रियों में विषम परिस्थापित विरूपण होता है। इसमें जुड़ी विकृति जो होती है महत्वपूर्ण नहीं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन पूछा गया है कि लेथ मतलब कि लेथ में जो है बैक गियर संचालित पुली किस भाग से संचालित होता है। तो देखिए लेथ में जो होता है बैक गियर पूछा गया है, संचालित पुली बोला गया है, किस भाग से संचालित होता है तो आपका हेड स्टॉक से संचालित होता है। आगे देखते हैं कि शेयरिंग ऑपरेशन के किनारे पूछा गया है कि शेयरिंग ऑपरेशन के किनारे के टुकड़े को हटाने के लिए क्या कहते हैं। तो नॉचिंग करेंगे, नॉचिंग हो जाएगा, लॉचिंग हो जाएगा, क्लाइविंग हो जाएगा, ग्रूविंग हो जाएगा। तो शेयरिंग ऑपरेशन के किनारे जो टुकड़े को हम हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं तो नॉचिंग बोलते हैं। नॉचिंग होता क्या है तो नॉचिंग सीट मेटल में जोड़ लगाने के लिए या बनाने के लिए सीट को इस प्रकार काटा जाता है ताकि जोड़ने वाले किनारे आपस में सही से मिल सके। इस प्रकार जो सीट जोड़ बनते हैं उसे काटी जाती है, इसे क्या बोलते हैं नॉचिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलना चाह रहा है कि जब किसी वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जब किसी वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में होते हैं लेकिन मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर कैलिपर के वर्नियर पैमाने के शून्य के साथ मेल नहीं खाता है तो इस प्रकार के त्रुटि को हम क्या बोलेंगे तो शून्य त्रुटि बोलेंगे, कोई भी त्रुटि नहीं बोलेंगे, ऋणात्मक त्रुटि बोलेंगे, धनात्मक त्रुटि बोलेंगे। तो ऐसे त्रुटि को हम क्या बोलते हैं तो शून्य त्रुटि बोला जाता है। क्वेश्चन को वंस अगेन ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा कि जब किसी वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में होते हैं लेकिन मुख्य पैमाने का शून्य बैरियर पैमाने के वर्नियर पैमाने के शून्य के साथ मेल नहीं खाता है तो इस प्रकार के त्रुटि को हम क्या बोलते हैं तो इस प्रकार के त्रुटि को हम शून्य त्रुटि बोलते हैं, शून्य त्रुटि बोला जाता है। देखिए जब स्थिर जबड़ा और फिसलन जबड़ा बंद हो जाता है लेकिन वर्नियर कैलिपर पर शून्य मुख्य पैमाने पर शून्य के साथ मेल नहीं खाता है तो वर्नियर कैलिपर में शून्य त्रुटि होना चाहिए। त्रुटि जो होता है आपका दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका धनात्मक त्रुटि होता है, एक होता है ऋणात्मक त्रुटि। धनात्मक त्रुटि तब होता है, क्वेश्चन को देखिए कि धनात्मक त्रुटि कब होता है जब वर्नियर कैलिपर पर वर्नियर पैमाने पर शून्य, मुख्य पैमाने पर शून्य और दाईं ओर स्थित होता है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि धनात्मक शून्य कब होता है कि जब वर्नियर पैमाने पर शून्य हो जाएगा, ठीक है, और मुख्य पैमाने पर मेन स्केल रीडिंग पर भी शून्य होगा तो और दाईं ओर स्थित होगा तो कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक। और शून्य त्रुटि में हमेशा अवलोकन रीडिंग को घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 24 क्या बोल रहा है कि हथौड़ा से पीटने का एक प्रकार है, खाली स्थान कार्य है, सही विकल्प का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा कास्टिंग हो जाएगा, ब्लोचिंग हो जाएगा, फोर्जिंग हो जाएगा, धातु हटाना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 24 का जो हो जाएगा फोर्जिंग हो जाएगा कि जो हथौड़ा से पीट करके फोर्जिंग की जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे जब यह काम हाथ या हैंड हैमर से किया जाता है तो उसे हैंड फोर्जिंग या ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो ब्लैक स्मिथ देखते हो कि जिस तरह से किसी लोहे को पीट करके आकार देता है तो फोर्जिंग के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कैल्शियम और सोडियम किस प्रकार के स्नेहक होते हैं। तो कैल्शियम और सोडियम पूछा गया कौन कौन से। तो कैल्शियम और सोडियम जो होता है ना द्रव है ना ठोस है, तो एक प्रकार का जो है अर्ध ठोस जो है आपका स्नेहक होता है। तो कैल्शियम और सोडियम जो होता है आपका एक प्रकार का अर्ध ठोस स्नेहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्लैप गेज कैसा होता है। तो स्लैप गेज का आकार सी आकार का होता है, बेलनाकार आकार का होता है, अंडाकार आकार का होता है, वर्गाकार आकार का होता है। तो स्नैप गेज का आकार जो होता है आपका किस प्रकार के होता है। तो स्नैप गेज का आकार जो होता है आपका सी प्रकार के होता है। यह दो प्रकार के होता है, सॉलिड स्पैन गेज, एडजस्टेबल स्पैन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि 3/8 इंच के टैप के लिए टैप ड्रिल का आकार क्या होना चाहिए। तो 3/8 इंच के टैप के लिए टैप ड्रिल का आकार क्या होना चाहिए। तो 5/16 इंच होना चाहिए, 7/16 इंच होना चाहिए, 1/16 इंच होना चाहिए, 4/16 इंच होना चाहिए। तो इसका आकार जो होता है आपका 5/16 इंच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धातु पर
वृत्ताकार गुहा बनाता है। वृत्ताकार गुहा बोला गया, कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है धातु पर वृत्ताकार गुहा बनाता है, मतलब कि चूड़ी काटता है। तो किसके द्वारा चूड़ी करता है, तो देखिए स्क्रैपर के द्वारा जो है किसी प्रकार के किसी भी धातु पे हम निशान लगाने का कार्य करते हैं। ड्रिल के द्वारा जो है हम छेद करने का काम करते हैं। फाइल को हम रेती बोलते हैं, तो रेती से ही आप समझ जाइएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टैप हो जाएगा। तो 28 का हो जाएगा आपका ए। 28 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ड्रिल हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है धातु पर जो है वृत्ताकार गुहा बनाता है, मतलब कि धातु पर जो है बोला गया है क्वेश्चन कि धातु पे वृत्ताकार गुहा कहने का मतलब कि ड्रिल कर रहे हैं उसमें, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर वहाँ पे अंदर में अगर किसी जो होता है किसी पाइप में अगर थ्रेड काटा जाए अंदर में, तो उसको हम टैप बोलते हैं। फाइल किसको बोलते हैं, तो किसी भी रेती से लगड़ करके हम किसी भी मटेरियल को पतला कर सकते हैं या बराबर कर सकते हैं या मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, तो फाइल के द्वारा करते हैं। स्क्रैपर क्या होता है, तो किसी भी धातु पे हम निशान लगाने का काम करते हैं फॉर द कटिंग के लिए या ड्रिल के लिए स्क्रैपर का यूज करते हैं। पहले वहाँ पे हम निशान लगाएंगे, उसके बाद वहाँ पे हम ड्रिल करना चालू करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्नेह हरित जर्नल बेडिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण होता है, तो तरल घर्षण होता है, शुष्क घर्षण होता है, स्लाइडिंग घर्षण होता है, रोलिंग घर्षण होता है। तो स्नेह रहित जर्नल बेडिंग में निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 29 का एक प्रकार का जो होता है आपका किस प्रकार के, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा शुष्क घर्षण होता है। इसको हम बोलते क्या हैं, तो देखिए घर्षण जो दो सतहों के बीच मौजूद होती है उसे हम स्नेहित नहीं होते हैं, इसे शुष्क घर्षण के रूप में जाना जाता है। स्थैतिक घर्षण वस्तुओं पर तब काम करता है जब वे किसी सतह पर विराम पर होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा क्लैंप जो है क्लपिंग का दूसरा नाम होता है, तो स्लिट मफ कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग, फ्लूड कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग। इसका आंसर जो हो जाएगा 30 का जब आंसर देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लैंप कपलिंग का दूसरा नाम होता है, तो स्लिप्ड मफ कपलिंग, स्लिप्ड टाइप कपलिंग, फ्लूड कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्लिप्ड मफ कपलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा घटक जो है ढलवा लोहा से बना होता है, तो देखिए ड्रिल मशीन की धुरी जो होता है ढलवा लोहा से नहीं बनेगा, निहाई भी नहीं बनेगा, लेथ चक भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि लेथ बेड जो होता है आपका ढलवा लोहा से बना होता है। 31 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चपटी रेती बोला गया है कौन सा, तो चपटी रेती मतलब कि फ्लैट फाइल की अनुप्रस्थ काट कैसी होती है, तो आयताकार होती है, वृत्ताकार होती है, चतुर्भुजाकार होती है, वर्गाकार होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चपटी रेती जो होती है आपका आयताकार शेप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मशीन को रख रखाव क्यों आवश्यक है, तो ऐसा करने से मशीन को बदलने में मदद मिलती है, ऐसा करने से उत्पादन दर कम हो जाता है, ऐसा करने से सर्विसिंग की लागत बढ़ जाती है, ऐसा करने से मशीन की दक्षता और सेवा अवधि सर्विस फाइल बढ़ जाती है। तो मशीन को रख रखाव करने से जो होता है मशीन की दक्षता बढ़ जाती है और सेवा अवधि जो होती है सर्विस लाइफ जो होती है मशीन की बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 33 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी छिद्र में आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया ना कि आंतरिक थ्रेड बनाना है, तो आंतरिक थ्रेड बनाने किसके माध्यम से करेंगे, तो टैप के माध्यम से करेंगे। ड्रिल के माध्यम से हम किसी भी चीज़ में ड्रिल का काम करते हैं। स्क्रैपर तो आपको बताएंगे, स्क्रैपर के थ्रू मार्क निशान लगाने का काम करते हैं। रीमर जो होता है ड्रिल किए हुए पार्ट को थोड़ा सा जो होता है चौड़ा करने में काम करती है, तो ये हो जाएगा रीमर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टैप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 35 क्या बोला गया है, गढ़ाई मतलब होता है फोर्जिंग, तब की जाती है जब धातु खाली स्थान अवस्था में होती है। तो फोर्जिंग कब की जाती है, जब जो होता है तरल अवस्था में होती है, समान अवस्था में होती है, सुगत प्लास्टिक अवस्था में होती है, प्रत्यास्थ अवस्था में होती है। तो देखिए हम फोर्जिंग कब करते हैं, जब वो प्लास्टिक की अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भाग के दो चरम स्वीकार्य आकार जिसके बीच वास्तविक आकार होना चाहिए उसे खाली स्थान करते हैं। तो नाम मात्र आकार बोलेंगे, फिट बोलेंगे, सहनशीलता बोलेंगे, आकार की सीमा बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होता है आकार की सीमा होता है।
किसी भाग के दो चरम स्वीकार्य आकार जिसकी बीच वास्तविक आकार होना चाहिए उसी आकार की क्या बोलते हैं, तो सीमा बोला जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मल्टी पॉइंट कटिंग उपकरण है। तो देखिए इसमें देखिए मल्टी पॉइंट कटिंग उपकरण बोले हैं, तो इसको हथौड़ी को काटे, खुरचनी को काटिए जो खुरचने के काम करता है, और हथौड़ी को काटिए, हथौड़ी कटिंग उपकरण नहीं है। रेती कटिंग उपकरण है, बट जो है धातु को जो होता है तो हल्का हल्का काटता है, तो ये हो जाएगा, इसको भी हटाइए। तो मल्टी पॉइंट कटिंग बोला गया है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग किसके थ्रू होता है, तो देखिए छेनी के थ्रू भी मल्टी पॉइंट नहीं होता है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग बोला गया है। तो किसके थ्रू मल्टी पॉइंट कटिंग कर सकते हैं, तो रेती के द्वारा हम मल्टी पॉइंट कटिंग कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। और रेती के द्वारा मल्टी पॉइंट कटिंग हम इसलिए करते हैं, देखिए कि किसी भी चीज़ पे जो रेत करके हम वहाँ से मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया है इसको मल्टी पॉइंट कटिंग बोला गया है। जब रेती को नर्म धातुओं के ऊपर प्रयोग किया जाता है तब नर्म धातुओं के कण रेती के दांतों में घुस जाते हैं, जिससे रेती काम करना बंद कर देता है। रेती जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। रेती कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो फ्लैट फाइल होते हैं, राउंड फाइल होते हैं, हाफ राउंड फाइल होते हैं, स्क्वाटर फाइल होते हैं, त्रिकोणीय रेती होते हैं, हैंड फाइल होते हैं, नाइफ एंड फाइल होते हैं। तो रेती जो होता है आपका कई प्रकार के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मापक, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापक रेखा मापक उपकरण है, तो मापने वाला टेप, स्लिप गेज, माइक्रोमीटर, अंतःपेटी। ऐसे मापने वाला इसमें A to Z है, बस पूछा कौन सा गया है कि रेखा मापक उपकरण है, तो मापने वाला टेप से हम क्या मापते हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तप्त लघुता एक घटना है जो अलौह धातु को सख्त करता है, लौह धातु को सख्त करता है। अलौह धातु का तापन शीतल होता है, लौह धातुओं का तापन शीतल होता है। तो देखिए तप्त लघुता एक प्रकार का घटना है जो आपको जो है अलौह धातुओं के तापनशीलता होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तप्त लघुता कहते किसको हैं, तो गलनांक के निकट तापमानों पर तिरुपित होने पर कण सीमाएं के साथ भंगुर तरीके एवं कुछ मिश्र धातुओं के भंजन होने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं। तप्त लघुता तप्त क्रमण प्रतिक्रिया में कठिनाई उत्पन्न करती है। यह समान तौर पर कठिनाई तापनशीलता प्रक्रिया के दौरान अलौह धातुओं को घटित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि फोर्जिंग ऑपरेशन में डाई के माध्यम से किस प्रकार बल लगाया जाता है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फोर्जिंग ऑपरेशन में जो है डाई के माध्यम से किस प्रकार का बल लगाया जाता है, तो तन्य बल लगाया जाता है, अभिव्यंजक बल लगाया जाता है, संपीड़न बल लगाया जाता है, कतरनी बल लगाया जाता है। तो डाई के माध्यम से हम किस प्रकार का बल लगाते हैं, तो डाई के माध्यम से जब भी हम बल लगाएंगे तो आपका संपीड़न बल ही लगाएंगे फोर्जिंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की रिविट हेड को हस्तचालित रूप से हथौड़े की मदद से बनाया जाता है, तो केप हेड रिविट, पैन हेड रिविट, काउंटर हेड रिविट, कोनिकल हेड रिविट। तो किस प्रकार के हथौड़े से हम बना सकते हैं, तो इसको कोनिकल हेड रिविट के द्वारा कोनिकल हेड रिविट को बनाते हैं। जिन भागों को एक साथ जोड़ा जाता है उसी के समान धातु को रिविट का उपयोग करना प्रयागित है। एक रिविट एक छोटा बेलनाकार छड़ होती है जिसमें एक शीर्ष और एक अंत भाग होता है। रिविट के मुख्य निकाय को शंक कहा जाता है। रिविट का प्रयोग जो होता है आपका पुल निर्माण में, जहाज निर्माण में, खेल संरचनाएं, लोहे की वस्तुएं, धातु के शीट और प्लेटों की जोड़ने में जो होता है आपका रिविट का ही कार्य की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दांतों के किनारे अपेक्षाकृत अधिक पतले होते हैं, क्यों होते हैं, तो दांतों के किनारे अपेक्षाकृत पतले होते हैं। तो टूथ गियर के ग्रूविंग में, टूथ गियर के बैकलेस में, टूथ गियर के हीटिंग में, टूथ गियर के रूट में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 48 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। टूथ गियर के क्रोविंग में दांतों के किनारे जो होते हैं अपेक्षाकृत अधिक पतले होते हैं। क्राउन गियर जिसे फेस गियर या कॉन्ट्रास्ट गियर के रूप में भी जाना जाता है। इस गियर में जिसमें दांत होता है वह पहिया के सिरे पर समकोण या प्रोजेक्ट करते हैं। क्राउन गियर जो होता है कि बेवल गियर का प्रकार होता है। क्राउन गियर समान रूप से अन्य बेवल गियर या कभी कभी जो होता है स्पर गियर के साथ भी जुड़ जाता है। यही जो होता है यहाँ पे हो जाएगा कि क्रोविंग गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43। अतिरिक्त एक को चुने, तो अतिरिक्त एक को चुना गया है, किसको चुन सकते हैं हम, तो बाहर निकालना, नर्लिंग करना, फोर्जिंग करना, लुढ़काना। तो देखिए बाहर निकालना, बाहर निकालना क्या होता है, लुढ़काना हो जाएगा, नर्लिंग करना, फोर्जिंग करना। तो इसका आंसर 43 का जो हो जाएगा आपका बी जो हो जाएगा यहाँ पे फोर्जिंग करना हो जाएगा। देखिए फोर्जिंग करना किसे लिया गया है कि नर्लिंग एक जो होता है विनिर्माण सामग्री है। नर्लिंग जो होता है आपका विनिर्माण सामग्री है, जिसमें किसी पदार्थ पर सीधे कोणीय या आपस में काटती है उसे रेखा बनाया जाता है। किसी गोला जॉब पर विशेष प्रकार के सीधी लाइनें, तिरछी लाइनें, क्रॉस लाइनें या डायमंड रोप को जो डिजाइन होती है वो नर्लिंग ऑपरेशन के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई भी प्लेट जो है छिद्र के पास से तभी क्षतिग्रसित होता है जब कली का व्यास बहुत छोटा होता है, जब छिद्र किनारे से दूर हो जाता है, छिद्र एक दूसरे के पास होता है, रिविट और प्लेट अलग अलग धातु के बने होते हैं। तो कोई भी प्लेट जो है कोई भी प्लेट छिद्र के पास से तभी क्षतिग्रस्ती होते हैं, कब होते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि छिद्र एक दूसरे के पास होते हैं। ऑप्शन नंबर 44 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थंब स्क्रू के सिरे का आकार कैसा होता है। तो देखिए थंब स्क्रू बोलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो घड़ी हम लिए, घड़ी में जो होता है आपका सुई लगा होता है वो थंब स्क्रू है। थंब स्क्रू के ऊपर जो होता है आपका नर्लिंग किया रहता है, तो वो जो होता है आपका वृत्ताकार शेप में होता है। 45 के जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जनरली थंब स्क्रू जो होता है आपका वृत्ताकार शेप में होता है, लेकिन आजकल थंब स्क्रू जो है वर्गाकार शेप में भी आने लगा है। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थंब स्क्रू का हेड का आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। उसके ऊपर जो होता है नर्लिंग की जाती है ताकि आसानी से हम उसको खोल सके और कस सके अपने हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइन बार का उपयोग स्लिप गेज की ऊंचाई और खाली स्थान के बीच के कोण मापने के लिए करते हैं। तो साइन बार की चौड़ाई से, साइन बार के नंबर से, साइन बार की ऊंचाई से, तो साइन बार की लंबाई से, साइन बार की ऊंचाई से। तो 46 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, साइन बार की लंबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक के जो है चूड़ीदार थ्रेड फास्टनर का प्रयोग नहीं है। तो देखिए चूड़ीदार थ्रेड फास्टनर बोला गया है। फास्टनर होता है कि एक दूसरे वस्तु को जोड़ने का काम करता है। तो बोल्ट हो जाएगा, स्क्रू हो जाएगा, नट हो जाएगा, कील हो जाएगा। तो देखिए बोल्ट में थ्रेड है तो है, स्क्रू में थ्रेड है तो है, नट में थ्रेड है तो है, बट कील में थ्रेड है, कील में थ्रेड नहीं होता है, सिंपल होता है। सिंपल हम हथौड़े से ठोक करके उसको दीवार में टाइट करते हैं या लकड़ी में, तो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कील हो जाएगा। देखिए किस तरह से आप लॉजिकली क्वेश्चन को सोच करके इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या हो जाएगा कि किसी घटक के आयाम के मापे गए आकार को कहा जाता है। तो किसी घटक के आयाम के मापे गए आकार को क्या बोला जाता है, तो अनुमत आकार बोलेंगे, सामान्य आकार बोलेंगे, वास्तविक आकार बोलेंगे, मूल आकार बोलेंगे। तो 48 का आंसर जो होता है आपका वास्तविक आकार, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑफसेट बट बिल्डिंग समांतर खाली स्थान के निर्माण में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो देखिए ऑफसेट बट बिल्डिंग जो होता है समांतर निर्माण में नहीं होते हैं, ट्यूबलिंग के लिए, बिल्डिंग बार के लिए, ऑटोमोबाइल पुर्जे के लिए, रोड के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कब हम करते हैं इसको, तो देखिए इसका जो होता है हम ऑटोमोबाइल के पुर्जे को निर्माण में हम नहीं करते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका उपयोग धातु के टुकड़े को सिरे के अंत तक जोड़ने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया गैर लौह सामग्री को निर्मित भागों जैसे कि नलियाँ, पहिया और छड़ों के आकार में वेल्डिंग की जाती है। इलेक्ट्रोड के रूप में एक जो होता है स्थिर होता है, दूसरा जो होता है चल होता है। संपर्क के बिंदु सतह पर लागू किया गया दबाव पूंजी को आपस में जो है पंचालित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीवन को समतल करने वाला खांचा बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सीवन को जो है समतल करने वाला जो है खांचा बनाने के लिए किस उपकरण का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो हस्त लीवर पंच हो जाएगा, हैंड ग्रूवर हो जाएगा, रिवेट सेट हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा। तो 50 का आंसर जो हो जाएगा आपका हैंड ग्रूवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्नियर हाइट गेज की त्रुटि की जाँच करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज की त्रुटि
की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो वर्नियर डेप्थ गेज का करेंगे, एंगल गेज का करेंगे, फीलर गेज का करेंगे, स्लिप गेज का करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वर्नियर हाइट गेज की त्रुटि की जांच करने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? तो स्लिप किस उपकरण का यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे जो होता है स्लिप गेज का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकतम सामग्री को तेजी से हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रेती का प्रयोग करते हैं? तो चिकनी रेती का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। वुड रस्प फाइल हो जाएगा, सेफ एज फाइल हो जाएगा, बस्टर्ड फाइल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बस्टर्ड फाइल का हम यूज करते हैं तेजी से सामग्री को हटाने के लिए। बस्टर्ड फाइल आखिर होता क्या है? तो देखिए बस्टर्ड फाइल जो होता है अधिकतम सामग्री को हटाने के लिए हम बस्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं। रेती की श्रेणी के दांतों के अंतराल द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिकतम चिकनी रेती उन मामलों में उपयोग किए जाते हैं जहां सामग्री की भारी कमी की आवश्यकता होती है। माध्यम चिकनी रेती धातुओं पर अच्छी फिनिशिंग देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है क्या? दिए गए चित्र में दिखाए गए बोल्ट का प्रकार को पहचाने। तो रैंड फाउंडेशन बोल्ट, आई फाउंडेशन बोल्ट, बेंट फाउंडेशन बेल्ट, लुइस फाउंडेशन बोल्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 53 का क्या हो जाएगा कि बेंट फाउंडेशन बोल्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए बेंट इसीलिए बोला गया है, बेंट फाउंडेशन बोल्ट भी है कि देखिए अंदर में थोड़ा सा बेल्ट प्रकार के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्युमिनियम, पित्तल, तांबा एवं नरम लोहे के बनी कार्य वस्तुएं के एक समूह में एल्युमिनियम की पहचान कैसे की जाती है? तो कटिंग चिप को देख करके नहीं आप पहचान सकते हैं, उसकी उच्च तन्यता को भी नहीं देख करके, तो चांदी जैसे दिखावट को देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये जो है एल्युमिनियम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा नट का उपयोग जो होता है बेंच वॉइस में किया जाता है? तो बॉक्स नट का करेंगे, कैसल नट का करेंगे, षष्ठकोणीय नट का करेंगे, डोम नट का करेंगे। तो बेंच वॉइस में जो होता है जब भी हम करते हैं तो आपका बॉक्स नट का यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर 55 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने बेल्ट गर्म जलवायु में उपयोग करने के लिए उपयुक्त होते हैं? बेल्ट का यूज हम कब करते हैं? तो जब बेल्ट का यूज कब करते हैं तो पावर ट्रांसमिशन के लिए जो है बेल्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे गेहूं पिसाते हुए या कहीं भी देखते हो कि बेल्ट के थ्रू जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है मोटर चल रहा है, वहाँ पे हमारा जो मशीन चल रहा है, तो बेल्ट के माध्यम से जो होता है पावर ट्रांसमिशन होती है, गियर के माध्यम से पावर ट्रांसमिशन होती है। तो इसमें जो पूछा गया है कौन सा? तो बेल्ट के माध्यम से। और पूछा गया है कब कि गर्म जलवायु में उपयोग की जाती है। तो कपास या कपड़े से बने हुए, रबर से बने हुए, चमड़े से बने हुए, बलाट से बने हुए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि कपास या कपड़े से बने हुए बेल्ट का उपयोग जो होता है आपका गर्म जलवायु में की जाती है। गर्म जलवायु में उपयोग जो होता है कॉटन बेल्ट का किया जाता है। कपास बेल्ट सस्ती होती है और नम वातावरण, गर्म जलवायु और उजागर स्थितियों में जुड़ी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट हो जाए कि बेल्ट के जो होता है जलरोधी बनाने के लिए, तंतुओं को नुकसान से बचाने के लिए कुछ भराव के साथ जो होता है अंत भरित किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 56 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मशीनों के रख रखाव का प्रकार नहीं है? तो देखिए समयबद्ध रख रखाव, अनुसूचित रख रखाव, निवारक रख रखाव, सुधारणात्मक रख रखाव। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मशीनों के रख रखाव नहीं है, तो समयबद्ध रख रखाव इसमें नहीं है। तो 57 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़ा के साथ प्रयोग किए जाने वाला एकल बिंदु कर्तन उपकरण है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है? तो हथौड़ा के साथ हम किसका उपयोग करेंगे? तो छेनी का, रेती का करेंगे, कभी हथौड़ा के साथ यूज नहीं करेंगे। टैप का करेंगे, टैप के अंदर तो हम चूड़ी काटने का काम करते हैं, तो उसको जो होता है घुमा करके करते हैं, तो भी नहीं हो जाएगा। खुरुचनी का उपयोग करेंगे तो खुरुचनी का भी उपयोग नहीं करेंगे। तो हम करेंगे किसका? तो हथौड़ा के साथ कभी भी हम यूज करते हैं तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसको बोलते हैं? तो छेनी को बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम जो होता है आपका चिजल होता है। आगे देखते हैं परिशुद्ध छिद्र बनाने के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं? परिशुद्ध छिद्र बनाने के लिए जो है हम किस छिद्र का उपयोग करेंगे? परिशुद्ध छिद्र बनाने के लिए किस मशीन का यूज करते हैं? तो बेंच ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन। तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम जो हो जाएगा आपका गैंग ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
थ्रेडिंग डाइस को खाली स्थान में रखा जाता है, डाई होल्डर में, डाई केस में, डाई रिंच में, डाई स्टॉक में। तो थ्रेडिंग डाइस को हम कभी भी रखेंगे तो डाई केस में रखेंगे। किसको में रखेंगे? तो थ्रेडिंग डाई को कभी भी रखेंगे हम तो थ्रेडिंग डाई को हम कभी भी रखेंगे तो डाई स्टॉक में रखा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अस्वैस प्लेट का कोण कम हो तो क्या प्रभाव होता है? तब प्रभाव दर बनी रहती है, प्रभाव दर प्रभावित नहीं होगी, प्रभाव दर कम हो जाएगी, प्रभाव दर बढ़ जाएगी। यदि अस्वैस प्लेट का कोण जो होता है कम होता है तो क्या हो जाता है? तो कम होने के कंडीशन में जो होता है आपका प्रभाव दर जो होती है आपका कम हो जाती है। अस्वैस प्लेट जो होता है तंग एवं 4 लिंक वाले होते हैं जो घूर्णन को प्रत्यागामी गति में परिवर्तित करते हैं। जहां एक संतह व्यवस्था की आवश्यकता होती है वहां अक्सर इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी बेरिंग की संश्लेषित सामग्री नहीं है? तो देखिए बेरिंग के जो है संश्लेषित सामग्री नहीं है तो नायलॉन, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, पित्तल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 62 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। पित्तल के बेरिंग नहीं बनती है तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। पित्तल तांबे और जिंक के मिश्र धातु होते हैं। पित्तल से बुश बेरिंग और स्लिट बेरिंग बनाई जाती है। बेरिंग निम्नलिखित धातु के बनते हैं जैसे कि कास्ट आयरन हो गया, गन मेटल हो गया, पित्तल हो गया, कांसा हो गया, वाइट मेटल हो जाएगा, बैट्रिक हो जाएगा, मेटल सेफ लुब्रिकेशन धातु और अलाइस या स्टील के बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। 63 क्या बोल रहा है कि लेथ उपकरण को कार्य के साथ संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गज का उपयोग करते हैं? तो थ्रेड गज का उपयोग करेंगे, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करेंगे, सेंटर गज का उपयोग करेंगे, स्ट्रेट एज का उपयोग करेंगे। तो लेथ उपकरण के कार्य के साथ जो है संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गज का उपयोग करते हैं? तो हम जब भी करते हैं लेथ मशीन में तो हम सेंटर गज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेल्ट बनाने की निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सी अम्लीय और गीली स्थितियों में सहन कर सकती है? तो देखिए कभी भी अम्लीय और गीली स्थिति में सहन कौन सा कर सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बलाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बलाट कहते किसको है? तो देखिए बलाट एक जो होता है वास्तविक गोंद होता है। बेल्ट में देखते हो कि जैसे ही बेल्ट चलता है तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है तो कौन सा होता है? तो बलाट जो होता है आपका गोंद होता है जिसे पेड़ों के रस के रूप में निकला होता है। ये रबर के बेल्ट की तुलना में 20% अधिक मजबूत होता है, लेकिन इसका उपयोग जो होता है 45 डिग्री अधिक के तापमान पर नहीं किया जाता है क्योंकि इस तापमान पर बलाट नरम हो जाता है और चिपचिपा होना शुरू हो जाता है। इसका गुण क्या होता है? यह अधिक कठोर होता है, रबर के केबल की तुलना में कम प्रत्यास्थ होता है, पूर्ण रूप से अम्लीय और जलरोधक होता है। तो कौन सा होता है? तो बलाट होता है। बलाट एक प्रकार का क्या है? तो वास्तव वनस्पतिक गोंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 जो हो जाएगा कि सॉफ्ट के बेरिंग के लिए समानतः किस बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो टी हेडेड बोल्ट का, स्क्वायर हेडेड बोल्ट का, हुक बोल्ट का, तो आई बोल्ट का। तो सॉफ्ट के बेरिंग के लिए समानतः हम किस बोल्ट का उपयोग करेंगे? तो टी हेडेड बोल्ट का, स्क्वायर हेडेड बोल्ट का, हुक बोल्ट का और आई बोल्ट का। तो जब भी हम करते हैं सॉफ्ट के लिए तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट का हम यूज करते हैं। स्क्वायर हेडेड बोल्ट का यूज क्यों करते हैं? तो इस बोल्ट की हेड वर्गाकार होती है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हेड को ग्रूव में फिट करना होता है। इसका ग्रूव भी वर्गाकार होता है ताकि बोल्ट घूम ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है कि इनमें से किस बोल्ट का उपयोग जो है एक पिवेट ज्वाइंट बोलते हैं चूल जोड़ बनाने के लिए किया जाता है? तो यू बोल्ट, बी बोल्ट, जे बोल्ट, डी जो हो जाएगा शोल्डर बोल्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 66 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस प्रकार के बिल्डिंग में जोड़े ज्वाइंट से होकर के उच्च धारा मतलब कि 50,000 एम्पियर प्रभावित की जाती है और बिल्डिंग बाह दाब के अधीन की जाती है? तो गैस बिल्डिंग हो जाएगा, स्पॉट बिल्डिंग हो जाएगा, आर्क बिल्डिंग हो जाएगा, फोर्ज बिल्डिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्पॉट बिल्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को टूल टेस्ट खाली स्थान दिया गया है। को टूल रेस्ट के रूप में जाना जाता है? तो क्रॉस स्लाइड को, सैंडल को, टूल पोस्ट को, तो कंपाउंड रेस्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। को जो होता है टूल रेस्ट के रूप में जाना जाता है तो
तो कंपाउंड रेस्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है क्लच का जो है संचालक घटक होता है। तो क्लच का संचालक घटक जो होता है आपका संचालक गियर नहीं होता है, संचालित गियर हटाइए, फ्लाई व्हील भी हटाइए। तो क्लच का संचालक घटक जो होता है आपका होता है प्रेशर प्लेट होता है। प्रेशर प्लेट कब काम करता है? तो प्रेशर प्लेट जो होता है, क्लच प्लेट फ्लाई व्हील के साथ घूमता है और शक्ति ड्राइव सॉफ्ट में संचालित होता है। जब क्लच पेडल को दबाते हैं तब जो होता है मोशन बेरिंग संयोजन के माध्यम से प्रणोद प्लेट के दबाव बनता है। दबाव प्लेट एक क्लच में परिचालित सदस्य के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70। लॉक नट को सही स्थिति में पकड़े रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाशर का प्रयोग किया जाता है? तो टैप वाशर का, स्प्रिंग वाशर का, प्लेन वाशर का, लॉक वाशर का। तो लॉक नट को अगर सही से पकड़ने के लिए हम किस वाशर का उपयोग करेंगे? तो हम जो होता है स्प्रिंग वाशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लवणीय जल संक्षारण रोधी है? तो देखिए गन मेटल हो जाएगा, नरम इस्पात हो जाएगा, जस्ता मिश्र धातु हो जाएगा, ढलवा लोहा हो जाएगा। तो 71 का जो हो जाएगा यहाँ पे जस्ता मिश्र धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भी बेल्ट क्रॉस सेक्शन का कौन सा आकार होता है? तो भी बेल्ट क्रॉस सेक्शन का आकार जो होता है वृत्ताकार हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा, समलंबाकार हो जाएगा, आयताकार होता है। तो इसका आंसर जो होता है आपका समलंबाकार होता है। किस तरह से होता है? तो देखिए इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से किसे धातु को अवांछित आकार प्रदान करने की प्राचीनतम विधियों में से एक के रूप में माना जाता है? तो एनीलिंग हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, लैपिंग हो जाएगा, फोर्जिंग होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस धातु को जो है अवांछित आकार प्रदान करने के लिए प्राचीनतम विधि में से एक को जाना जाता है? तो प्राचीनतम विधि में से एक को हम किसको जानेंगे? तो फोर्जिंग विधि को जानेंगे। फोर्जिंग विधि में जो होता है जैसे कि लोहार लोग जो होता है लोहा को पीट पाट करके बना देता है, तो फोर्जिंग विधि जो होता है सबसे प्राचीनतम विधि है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इस्पात में सबसे कठोर संरचना हो जाएगा? तो ऑस्टेनाइट, बैनाइट, ल्यूबेराइट और मार्टेनसाइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 74 का डी जो हो जाएगा मार्टेनसाइट हो जाएगा। मार्टेनसाइट इस्पात में सबसे कठोर संरचना होती है। यह जो होता है 320 डिग्री से नीचे ऑस्टेनसाइट के रूप में संचालित व निर्मित इस्पात का एक जो होता है मिथ स्थापित करता है। मार्टेनसाइट अल्फा लोहा में कार्बन और एक अंतरलीय अति संतृप्त ठोस विलयन होता है। इसमें जो होता है निकाय संकेंद्रित और चतुष्फलकीय उत्तोलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 कि जब घुलनशील तेल पानी के साथ मिश्रित हो जाए तो शीतलक का रंग कैसा हो जाएगा? जब घुलनशील तेल, क्वेश्चन देखिए कि जब घुलनशील तेल जो है पानी के साथ मिश्रण हो जाता है तो एक प्रकार का जो होता है कूलेंट का रंग कैसा हो जाएगा? तो आपका सफ़ेद कलर का हो जाता है। जैसे कि अगर आप कंपनी में काम किए हुए हैं और आप जाइएगा वहाँ पे कंपनी में काम करने में जाइएगा तो कटिंग में, ड्रिलिंग मशीन में या लेथ मशीन में या आपको बता दें CNC मशीन या VNC मशीन में जो होता है कूलेंट का यूज किया जाता है। वहाँ पर अगर आप जाइएगा तो देखिएगा कि अगर उसमें जो होता है कूलेंट के लिए हम यूज करते हैं उसमें जो होता है आपका घुलनशील मटेरियल जो होता है तेल जो होता है पानी में डालेंगे तो उसका कलर जो होता है आपका वाइट हो जाता है। इसी तरह से जो होता है आज का मैकेनिकल ग्रुप का प्रीवियस ईयर पेपर को समाप्त करते हैं। अभी आज का पेपर जो होता है प्रीवियस ईयर पेपर समाप्त होता है। नेक्स्ट भी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। इसी तरह से जो है आप वीडियो से बने रहें। आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जा करके जुड़िए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।